ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ का ये फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था, फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है ए ब्लैक एंड ए रेड डाइस आर रोल्ड। दो टाइप के डाइस को रोल कर रहे हैं। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। मतलब आपको किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सम ग्रेटर देन 9 की। फिर उसका लिखा है गिवन दैट ब्लैक डाइस रिजल्टेड इन 5। तो ब्लैक डाइस जो है उसमें 5 शो कर रहा है, इज गिवन। ओके, तो देखो, जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन एकदम रिलैक्स होकर आराम से करना है, जल्दबाजी में करोगे तो गलती होगी। सबसे पहला टास्क होना चाहिए सैंपल स्पेस अच्छे से बना लेना। तो सैंपल स्पेस में यहां पर दो टाइप के डायस हैं। तो एक सपोज रेड डायस में उसके आउटकम्स को यहां पर मेंशन करता हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6। और दूसरा जो है वो ब्लैक डायस है, तो उसके आउटकम्स को यहां पर शो करता हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जब दोनों को रोल करेंगे तो जो आउटकम या सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, 1 1 1 2 1 3, सॉरी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, पूरा लिख ले रहा हूँ। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और लास्ट होगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन में देखते हैं ये जो दोनों इवेंट्स हैं उनको नाम असाइन कर देते हैं। जैसे कि जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी, किस चीज की निकालनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9। तो इस इवेंट ई को, इसको इवेंट को ई मार्क कर देते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं इवेंट ई सम ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9। ठीक है, फिर उसके इवेंट एफ जो गिवन है, क्या है इवेंट एफ, ब्लैक डाई रिजल्टेड 5। तो ये लिख लेते हैं ब्लैक डाइस रिजल्टेड 5, रिजल्टेड 5। और आपको ये निकालना है। यहां तक हो गया सबका। अब इवेंट ई के एलिमेंट क्या होंगे वो लिख लेते हैं। तो इवेंट ई के एलिमेंट सम ग्रेटर देन 9, बताओ क्या क्या होंगे इसके। सबसे पहले ये 5 5 आएगा, 5 6 आएगा, 6 5 आएगा, 6 6 आएगा, ये चार आएंगे। 6 4 भी आएगा, 4 6 भी आएगा। इसीलिए मैंने पूरा सैंपल स्पेस बना ताकि कुछ मिस मत हो जाए। और कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा, बस इतने ही आएंगे। क्लियर यहां तक। तो टोटल कितने आएंगे, ये 9 एलिमेंट्स आएंगे, इनको यहां पर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 4 5 5 4 6 5 6 6 5 और लास्ट हो जाएगा 6 6। यहां तक क्लियर। अब इवेंट एफ के एलिमेंट्स को भी लिख लेते हैं। ब्लैक डाइस रिजल्टेड 5। तो ब्लैक डाइस 5 शो कर रहा है, मतलब हम इस पूरे को हाईलाइट कर देंगे। समझ में आया। और इसको यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। मतलब ये हो गया 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। क्लियर यहां तक। फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, दोनों में कॉमन, करेक्ट, 5 5 एंड 5 6। ये नोट डाउन कर लिया हमने। फिर उसके बाद आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, या मैंने एक और शॉर्टकट भी बताया था। क्या बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ। आप इससे भी निकाल सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ विल बी व्हाट, 2 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ में कितना, 6। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। समझ में आ गया सबको। ओके,
सेकेंड पार्ट पे मूव कर रहा हूं अब मैं। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम लेस देन 8। जो सम है वो क्या होना चाहिए? लेस देन 8। तो अब यहां पर इवेंट फिर से रीडिफाइन होंगे, ठीक है? तो पहले उसके पहले ना हम इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर क्या था? 4 6 और ये था 6 5 और ये था 5 6, ठीक है। तो इवेंट, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाली, ऑब्टेनिंग ए सम 8। ऑब्टेनिंग ए सम 8, ये इवेंट ई है। तो इवेंट ई के एलिमेंट कौन कौन से होंगे जिसमें सम 8 आ रहा है? 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6। देखो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, समझ में आ गया? ये इवेंट ई के एलिमेंट हो गए। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4। रेड डाई, ये इवेंट एफ है ना। रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4। तो लेस देन 4 वाले जितने भी नंबर है रेड में, मतलब ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये पूरा आएगा। इस सब में रेड डाइस में नंबर लेस देन 4 है। समझ में आया ये चीज? तो ये इवेंट एफ हो गए। क्लियर यहां तक? अब आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ निकालना है। तो मैं पूरा अब सेट नहीं बना रहा हूं, मैं यहां पर डायरेक्टली लिख रहा हूं ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट है कॉमन? 2 एलिमेंट्स है, तो यहां न्यूमरेटर में आ जाएगा 2। एन ऑफ एफ में कितने एलिमेंट्स है? 18। एन ऑफ एफ मतलब ये जो बाद वाला है, जो गिवन है, जो गिवन है मतलब उसमें कितना है? 18। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/9। समझ में आ गया सबको? ओके, इरेज कर रहा हूं फिर मैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या हो गया? ओम, बुक शेयर कर लो अगर किसी के पास हो तो। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। 11 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो थर्ड पार्ट है ना, इट इज ज्वाइंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कैसे अप्लाई होगा मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ फेयर डाइस इज रोल्ड, ओके, कंसीडर द इवेंट्स ई गिवन है, इवेंट एफ गिवन है, इवेंट जी गिवन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। बताओ क्या होगा? सॉल्व करो, पेन वेन यूज करो थोड़ा। Probability of E given F will be E intersection F divided by N of F। ये क्या होगा? ठीक है, E intersection F निकाल लिया। E intersection F में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? क्या आ रहा है? 3। तो ये हो गया 1। F में कितने? 2, तो 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E बताओ। F गिवन E, F इंटरसेक्शन E, F इंटरसेक्शन E और E इंटरसेक्शन F सेम होता है, N ऑफ E। तो ये कितना आएगा? 1/3। ओके, नेक्स्ट E given G, probability of E given G। E intersection G upon probability of G। E intersection G कितने कॉमन एलिमेंट्स हैं? 2 डिवाइडेड बाय G में कितने एलिमेंट्स हैं? 4। सो आंसर इज 1/2। ओके, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ G given E, इट विल बी 2/3। यस, करेक्ट। यहां तक हो गया। अब लास्ट पार्ट बच गया यहां पर। तो लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे चलो बताओ, कोई आंसर कर रहा है? इसमें आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसको ऐसा नहीं लिखते, प्रोबेबिलिटी ऑफ
E यूनियन F गिवन G। समझ में आई ये चीज? ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इस पूरे E यूनियन F को एक नया एलिमेंट एक नया इवेंट डिफाइन कर देता हूं, मान लो A, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन G, यही हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन G क्या होता है? प्रोबेबिलिटी लिखो या नंबर ऑफ लिखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन G डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन G। समझ में है? अब A की वैल्यू वापस रख देता हूं। A की वैल्यू क्या है? E यूनियन F इंटरसेक्शन G डिवाइडेड बाय N ऑफ G। समझ में है ये चीज? तो सबसे पहले आप क्या करो, E और G, E और F दोनों का यूनियन निकालो। तो E यूनियन F क्या हो जाएगा? ये करेक्ट। फिर उसके बाद इसका इंटरसेक्शन ले लो G के साथ। तो G का और इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? 2 3 5। मतलब कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें? 3 एलिमेंट्स। डिवाइडेड बाय N ऑफ G में कितने एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट्स। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3/4। समझ गए? ये सेकेंड पार्ट भी सिमिलर टाइप का बनेगा। बताओ क्या होगा आंसर? सॉल्व करो और बाकी लोग भी सॉल्व करो। एक का आंसर सही हो या ना हो पता नहीं ना। सर 1/4। ओके 1/4 आ रहा है। N ऑफ G। और किसी का है ऑफलाइन में? तीनों में कॉमन कितने एलिमेंट? एक ही है क्या? 1 3, हाँ 3 है तो 1, और G में कितने? 4। आंसर इज 1/4। ओके, इरेज कर रहा हूं। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इसको प्रॉपरली अपनी नोटबुक में ना सॉल्व कर लेना। अगर अभी ठीक से नहीं कर रहे हो तो उसको अच्छे से कर लेना। ये मैं एकदम स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बनाते समय आसान लगता है, बनाते समय नहीं, तब तक आसान लगता है जब तक कोई बता रहा है और आपको समझा रहा है। लेकिन जब आप खुद से क्वेश्चन को पढ़ोगे रैंडमली, जब वो बाकी चैप्टर्स के साथ मिक्स होके आएंगे तो दिमाग घुमा देगा वो क्वेश्चंस। ठीक है? क्योंकि कब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगा, कब बेस थ्योरम लगेगा, कब अलग अलग टाइप के जो प्रॉपर्टीज है प्रोबेबिलिटी की वो लगेंगी, वो समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। 12th, assuming that each born child is equally likely to be a boy or a girl, if a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls? Given that, अब given में अलग अलग है, ठीक है, बट वन थिंग फॉर श्योर, आपको किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? बोथ आर गर्ल्स। ओके, सो यहां पर इवेंट ई इज फिक्स्ड, बोथ आर गर्ल चाइल्ड। ठीक है, फर्स्ट केस में इवेंट एफ ये है और सेकंड केस में इवेंट एफ ये है। ठीक है, सबसे पहला काम हम ये कर दें कि सैंपल स्पेस बना देते हैं। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे? टोटल 4 होंगे। ठीक है, या हो सकता है दोनों गर्ल हो, या तो फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय, या फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, या बोथ आर बॉयज। ये हो गया। अब इवेंट ई प्रॉपरली डिफाइंड है यहां पर, तो इवेंट ई के एलिमेंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। इवेंट ई बोथ गर्ल्स मतलब जी जी एक ही एलिमेंट होगा। अब केस 1 में हमारे पास इवेंट एफ जो है वो क्या है? यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो मैं जिसको पहले लिख रहा हूं मान लो मैं उसको यंगेस्ट कंसीडर कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? जी 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 बी, ये 2 हो जाएगा। और सेकंड केस में क्या होगा? एफ, उसको भी नोट कर लेते हैं फिर एक साथ सॉल्व करेंगे। क्या होगा बताओ? हाँ, जी 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 बी एंड बी जी, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ओवरऑल कंडीशन। अब फर्स्ट केस में आते हैं। फर्स्ट केस में सबसे पहले आप ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लोगे, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? जी जी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन
एफ अगर आपको निकालना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। ठीक है, तो हम फर्स्ट केस अभी सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट केस में ये एलिमेंट्स है, तो आंसर क्या देगा 1/2। क्लियर, तो ये होगा फर्स्ट का आंसर। सेकेंड केस जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/3। क्लियर हो गया सबका, इरेज कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो ध्यान देना। देखिए ये क्वेश्चंस क्वेश्चंस के ऊपर है, ये क्वेश्चंस के ऊपर है। ओके, एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक consisting of 300 easy true false questions and 200 difficult true false questions। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन की कैटेगरी है। ठीक है, और ट्रू फॉल्स में एक तो इजी वाली कैटेगरी है और एक डिफिकल्ट वाली कैटेगरी है। तो इजी वाले कितने क्वेश्चंस हैं 300, और डिफिकल्ट वाले कितने क्वेश्चंस हैं 200। ओके, इसके बाद लिखा है 500 इजी एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड 400 डिफिकल्ट एमसीक्यूज। तो अब ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस की कैटेगरी हो गई। तो एमसीक्यू में इजी वाले कितने हैं हमारे पास 500, और डिफिकल्ट वाले कितने हैं हमारे पास 400। ओके, तो ये पूरा इस तरह का पूरा मैट्रिक्स एक गिवन है। इसके बाद लिखा है इफ a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question। तो आपको किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इजी क्वेश्चन। तो यहां से है, वेट वेट वेट, आप पहले ये देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इजी क्वेश्चन। ये आपका इवेंट ई है, आपको इवेंट्स डिफाइन करना है ना। आपको जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी वो आपका इवेंट ई होगा। इवेंट ई क्या है, गेटिंग एन इजी क्वेश्चन, गेटिंग एन इजी क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे गिवन दैट। तो जब भी गिवन के बाद जो चीजें होती है ना वो इवेंट एफ होता है। तो गिवन दैट इट इज एमसीक्यू, तो ये जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है ये आपका गिवन है। ठीक है, तो यहां पर इवेंट एफ डिफाइन होगा। इवेंट एफ क्या है, एमसीक्यू। अब आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। आप इसको पढ़ के समझ लो क्या आपने सही डिफाइन किया है कि नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इजी क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट इट इज एन एमसीक्यू। क्लियर, आपने सही डिफाइन किया अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अब ये हो गया, तो इसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, या प्रोबेबिलिटी की जगह एन लिख लेते हैं, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या, इजी भी होना चाहिए एमसीक्यू भी होना चाहिए। तो इजी एमसीक्यू, इसको अगर समझना है तो देखो इजी वाले ये हो गया, ठीक है ई, और एफ एमसीक्यू वाला कौन सा हो गया, ये एमसीक्यू वाला हो गया। समझ में आया। तो ई इंटरसेक्शन एफ वाला कितना आ रहा है 500। आया समझ में ये चीज। तो न्यूमरेटर यहां पर क्या हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ। एन ऑफ एफ मतलब एमसीक्यू, तो ये पूरा एमसीक्यू है, वो कितना आ रहा है 900। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5/9। क्लियर हुआ ये, ओके, इरेज कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 13 अभी हमने सॉल्व किया, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। चलो क्वेश्चन नंबर 14 अब आप लोग ट्राई करोगे, मैं एक्सप्लेन नहीं करता, आप लोग क्वेश्चन पढ़ो समझो और बताओ। ओम क्वेश्चन पढ़ना, बोल के पढ़ो। Given that the two numbers appearing on throwing the two dice are different, find the probability of
चलो ये आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अटेम्प्ट करना, जो बच्चे ऑनलाइन है उनको भी बोल रहा हूँ, अटेम्प्ट करना। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होने वाला है? बताओ फर्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला है? हाँ ये सही बोल रही है, वो फाइंड करने बोला है तो वही इवेंट ई डिफाइन करेंगे हम। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाली लाइन लिखा हुआ है ना, ये पूरी लाइन हमारी इवेंट ई होगी। आपको जिस चीज का सम निकालना है, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम? तो ओके, तो एक्चुअली टू नंबर्स अपियरिंग ऑन द डायस, टू डायस आर डिफरेंट, ये हमारा एफ है। समझ में आई ये चीज? हम्म ये हमारा एफ है। लेकिन तुम लोग ना स्टेप बाय स्टेप नहीं गए, आंसर तो सही बता रहे हो, लेकिन स्टेप नंबर 1 है, पहले आपको एक्सपेरिमेंट समझना है। एक्सपेरिमेंट क्या है? रोलिंग टू डाइस। फिर उसके बाद आपको सैंपल स्पेस समझना, आउटकम्स क्या होंगे। तो आउटकम्स क्या होंगे? 1 1 2 2 3 3 ऐसा करते हुए टोटल 36 आउटकम्स होंगे। फिर उसके बाद आपको ई और एफ पे आना है। ठीक है, और ई और एफ पे आने के बाद अब आपको ई के एलिमेंट्स लिखने चाहिए या समझने चाहिए क्या होंगे। ठीक है, सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। ठीक है, इसका मतलब इवेंट ई के एलिमेंट क्या होंगे? 3 1 1 3 2 2, ये तीन ही एलिमेंट्स होंगे। फिर इवेंट एफ के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? इवेंट एफ के एलिमेंट्स होंगे 1 2 1 3 ऐसा करते हुए 1 6 तक, फिर 2 1 2 3 ऐसा करते हुए 2 6 तक। मतलब डबलेट्स को रिमूव कर दो और बाकी पूरे को लिख दो। समझ में? डबलेट्स मतलब कि 2 2 नहीं आएगा, 3 3 नहीं आएगा, 4 4 नहीं, 1 1 भी नहीं आएगा, 1 1 भी नहीं आएगा, ये सबको रिमूव कर दो, बाकी जो बच गया वो एफ के अंदर आएगा। तो एफ में कितने एलिमेंट होंगे बता दो? 30 एलिमेंट्स होंगे। क्लियर ये चीज? अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, दैट इज एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ। तो आपको क्या चाहिए? आपको ई इंटरसेक्शन एफ के एलिमेंट चाहिए। तो बताओ ई इंटरसेक्शन एफ में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? हाँ, दो एलिमेंट्स आएंगे, एक आएगा 3 1 और दूसरा आएगा 1 3। तो इसमें कितने हो गए? 2 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ में कितने? 30। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1/50। समझ में आया? ओके, तो क्वेश्चन 4 मैं इरेज कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग 14 इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। विनायक समझ में आ रहा है क्या? यस सर, आ रहा साक्षी, है। ओके, साक्षी क्लियर है? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाइस। इफ मल्टीपल ऑफ 3 comes up, throw die again. If any other number comes, toss a coin. So it is basically a complex experiment. एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझो। आपने एक डाइस को रोल किया, रोल करने के बाद अगर 3 का मल्टीपल आ रहा है तो फिर से रोल करो डाइस को, और अगर उसके अलावा कुछ और आ रहा है तो आप क्या करोगे? कॉइन को टॉस करोगे। तो अब सैंपल स्पेस क्या बनेगा, उसको बनाना पहले इंपॉर्टेंट है, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो सैंपल स्पेस में हम अज्यूम करते हैं कि पहले 1 आया, 1 आया तो फिर आप क्या करोगे? कॉइन को टॉस करोगे। तो कॉइन में क्या आ सकता है? हेड आ सकता है, या फिर 1 के साथ टेल आ सकता है। समझ में आया? फिर आपने मान लिया कि 2 आया, तो 2 के साथ फिर कॉइन टॉस होगा तो 2h या 2t आएगा। फिर मान लो आपने 4 आया तो 4 के साथ h आएगा या 4 के साथ t आएगा। फिर मान लो 5 आया तो 5 के साथ h और 5 के साथ t आएगा। ये हो सकता है पॉसिबल आउटकम्स। जब नॉन मल्टीपल ऑफ 3 आउटकम्स आए तब। जब मल्टीपल ऑफ 3 आया मतलब मान लो 3 आ गया
तब आप कॉइन को टॉस नहीं कर रहे हो, तब आप क्या कर रहे हो, डाइस को फिर से रोल कर रहे हो। तो क्या आएगा, 3 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, ऐसा करते हुए क्या हो सकता है, 3 6 तक हो सकता है। और 6 आया तब भी 6 1 6 2 6 3 अप टू 6 6 हो सकता है। समझ में आया ये चीज? तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स होंगे सैंपल्स में? हाँ, 20 होंगे कि 18 होंगे? 2 + 2 4, अच्छा 4 + 4 8, 8 प्लस यस 12, इट इज 20। तो सैंपल स्पेस में टोटल 20 एलिमेंट्स है। ये हमने सैंपल स्पेस कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन के आगे, क्या लिखा है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट द क्वाइन शोज टेल। तो ये जो द क्वाइन शोज टेल लिखा है, इसको हम क्या लेंगे, इवेंट ई ले लेंगे। समझ में आया? आगे लिखा है गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई शोज 3, तो उसको हम क्या लेंगे, इवेंट एफ ले लेंगे। ठीक है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ। अब आ जाते हैं हम ई और एफ के एलिमेंट आखिरकार होंगे क्या। तो ई के एलिमेंट क्या लिखा है, क्वाइन शोज टेल, तो ई के एलिमेंट क्या आएगा, 1t 2t 4t एंड 5t, ये ई के एलिमेंट्स हो गए। अब एफ के एलिमेंट्स क्या होंगे, एटलीस्ट वन डाई शोज 3, तो बताओ क्या क्या होंगे एफ के एलिमेंट्स, 3 1 3 2 3 3 up to 3 6, that's it. 6 3 will also be there, so F will have 7 elements. So what about E intersection F? No element will be there, कोई common element नहीं होगा. It means number of element in E intersection F will be 0. So answer will be 0 upon 7, that is equal to 0. क्लियर ये चीज? ठीक है, इरेज कर दो। ओके, स्क्रीनशॉट की जरूरत तो नहीं है ना, नहीं तो फिर आप लोग देख लेना या एक काम करना वीडियोस में से। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो ऑन है, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या लिखा है हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ए गिवन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कंडीशनल C. प्रोबेबिलिटी, यस करेक्ट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब डिनोमिनेटर 0 है, एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 एक बार देखो जल्दी से, क्या लिखा हुआ है, if A and B are events such that probability of A given B is equal to probability of B given A, तो इसका मतलब चेक करते हैं, probability of A given B is equal to probability of B given A। तो A given B फॉर्मूला लगाते हैं तो probability of A intersection B divided by probability of B, that is equal to probability of B intersection A डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। फिर उसके बाद क्या होगा, ये दोनों सेम होता है तो कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। क्लियर? ओके, इरेज कर रहा हूं फिर मैं। अब यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो था उससे रिलेटेड टॉपिक यहां पर क्लोज हो गया। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो ये हेडिंग डाल लो और जो चीज यहां पर मैं बता रहा हूं वो नोट डाउन करो, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। हो गया? अब ये लिखो,
ये फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, इसको फिर से लिख लो एक बार। E given f is equals to E intersection f upon P of f। अब अगर मैं इस P of f को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा हमको? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन f इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन f। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसी को बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन। क्या हेडिंग डाला आपने? मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो इस रिजल्ट को नोट डाउन करो और इसको बॉक्स में बना दो सो दैट याद रहे। ठीक है, अब देखो यहां पर दूसरा ये भी हो सकता है, सेम फॉर्मूला यहां पर ध्यान देना सामने। जैसे अभी मैंने E गिवन F लिया, अगर F गिवन E होता तो क्या होता? F इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E होता। अगर मैं इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ E को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता तो क्या मिलता आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F। समझ में आई ये चीज? तो इसका मतलब भी सेम है। आप मल्टीप्लिकेशन जो है उसको आप इन दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। तो इस फॉर्मूले को भी आप नोट डाउन करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज either probability of E into E given F or probability of F into E given F। ठीक है, हो गया ये नोट डाउन। अब एक और चीज, एक और इसी को आगे और नोट डाउन करो। अभी हमने 2 इवेंट्स तक लिमिट करके रखा था ये मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी को। अगर हम मोर देन 2 इवेंट्स लेते हैं तो क्या होगा? सपोज वी हैव 3 इवेंट्स E, F एंड G, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको सीधा आप ये वाला रूल याद रखो, ये वाला, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू F गिवन E इंटू G गिवन EF। इसको एक एग्जांपल से समझाऊं क्या? एग्जांपल से एक समझाता हूं। हो गया तो नोट बताना, फिर मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। ओके, सो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, खाली मैं बोल रहा हूं। कंसीडर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्रॉइंग 3 cards one by one from a pack of 52 cards without replacement। ठीक है, तो मैंने एक्सपेरिमेंट क्या कंसीडर किया? 52 कार्ड्स का पैक है, उसमें से एक एक करके 3 कार्ड्स निकाल रहे। फर्स्ट कार्ड निकाला और अपने पास रख लिया, सेकेंड कार्ड निकाला फिर अपने पास रख लिया, थर्ड कार्ड निकाला फिर अपने पास रख लिया। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 आर एस? तीनों कार्ड के एस, एस मतलब इक्का, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? सो सबसे पहला कार्ड का एस होना, इसको मैं इवेंट ई कंसीडर करता हूं। दूसरा कार्ड का भी एस होना, इवेंट एफ कंसीडर करता हूं। तीसरा कार्ड का भी एस होना, इवेंट जी कंसीडर करता हूं। तो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड मतलब इंटरसेक्शन एफ एंड जी। सो ये हमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? सो इसमें हम ये मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे। इट इज इक्वल टू व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब पहली बार में एस निकलने की प्रोबेबिलिटी। कितने एस होते हैं?
4/52। तो पहली बार एस निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/52। मतलब ये वाली चीज समझ में आई? अब इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई। एफ गिवन ई का मतलब क्या हुआ? गिवन ई मतलब ई हो चुका है। ई क्या था? पहली बार एस निकल चुका है, तो दूसरी बार एस निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? करेक्ट, इट विल बी 3/51, क्योंकि पहली बार एस निकल गया तो चार में से अब 3 एस बचे, टोटल कार्ड भी रिड्यूस होके 51 हो गए, तो सेकेंड टाइम एस निकलने की प्रोबेबिलिटी इट विल बी 3/51। सबको समझ में आया ना? फिर थर्ड पार्ट में क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन ई एफ। ई एफ हो चुका है, मतलब पहले दो कार्ड्स निकले, दोनों में एस निकल चुके हैं। अब जी मतलब कि थर्ड कार्ड में भी एस निकलने का चांस, तो वो कितना हो जाएगा? इंटू 2/50। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन रूल। क्लियर हुआ ये चीज? अच्छा, अब ये मैंने इनिशियली जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट आपको समझाया था, सिचुएशन एक्सप्लेन किया था, तो मैंने एक वर्ड यूज किया था, विदाउट रिप्लेसमेंट। क्लियर? विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है हम कार्ड को निकाल रहे हैं और फिर उसके बाद उसको वापस नहीं डाल रहे हैं। सपोज इफ इट विल बी विद रिप्लेसमेंट कंडीशन, मतलब हमने कार्ड को निकाला और वापस उसको वापस वहीं रख दिया, तो क्या होगा इस सिचुएशन में? क्या होगा? पहले बार एस निकलने की प्रोबेबिलिटी 4/52 होगी, दूसरे बार भी एस निकलने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी 4/52, और तीसरे बार भी एस निकलने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी 4/52। समझ में आया? नाउ this comes to a next part of probability that is called independent events। अब यहां पर आ जाते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कैसे? प्रीवियस केस में जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे थे, तो जो सेकंड इवेंट है वो प्रीवियस इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा था, बट यहां पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहां पर हर बार प्रोबेबिलिटी सेम है, सो यहां पर एक इंडिपेंडेंट इवेंट का कंसेप्ट आया। और इंडिपेंडेंट इवेंट के कंसेप्ट से हमको क्या पता चला? हमको ये पता चला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ f given e, it is nothing but probability of f, it does not depend on e whether event e has happened or not। समझ में आ रहा है ये चीज? प्रोबेबिलिटी ऑफ f गिवन e प्रोबेबिलिटी ऑफ f के इक्वल होगी, e वाला इवेंट हो या ना हो। क्लियर ये चीज? हमने यह एग्जांपल पे समझा ना? तो ये जो ऐसे इवेंट होते हैं ना, उनको बोला जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो अब हम आएंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स को और प्रॉपरली डिफाइन करने पे। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है आपके बुक में, दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है? तो यहां पर सीधे इसके कंक्लूजन पे आते हैं। कहां पर लिखा है? ये लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ f गिवन e इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ f, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ e गिवन f इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ e, then these events are called independent events। क्लियर ये चीज? अब देखो यहां पर मल्टीपल रूल हमने देखा था ना, E इंटरसेक्शन F क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू E गिवन F गिवन E, थोड़ी देर पहले हमने देखा था। तो यहां पर हम ये F गिवन E की जगह पे प्रोबेबिलिटी ऑफ F अगर पुट कर देंगे, तो ये हमको क्या मिल जाएगा? ऐसा मिल जाएगा। समझ में आई ये चीज? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। तो आप नोट डाउन करो अपनी नोटबुक में, हेडिंग डालो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में आप सिर्फ जो हाईलाइटेड पार्ट है उनको नोट डाउन कर लो, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हो गया? ओके,
अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो लास्ट के जो दो हाईलाइटेड पार्ट है बोथ आर सेम। तो ये सेम क्यों है यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक्चुअली बुक में क्या किया है ना, इसने दो डेफिनेशन यूज की। पहली डेफिनेशन ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी वो कार्ड वाले एग्जांपल से, उस चीज को इसने यूज करके मल्टीप्लिकेशन रूल में अप्लाई किया और उसके बाद एक नया इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया और उसके बाद उसने उसको फिर से डिफाइन कर दिया। पहली डेफिनेशन ये थी कि अगर ऐसा होगा तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। दूसरा डेफिनेशन उसने ये बना दिया कि अगर किसी दो इवेंट के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी या ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी दोनों की इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल है, देन दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर ये चीज? तो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी। इंडिपेंडेंट इवेंट से काफी चांस है कि ये क्वेश्चन बनेगा। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, अगर ये इसके इक्वल नहीं होता देन द इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, यूजुअली जो क्वेश्चंस मैंने देखा है वो ऐसे ही देखा है, शो दैट द टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट या चेक वेदर द टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट। क्लियर क्वेश्चन? आगे बढ़ जाते हैं अब हम सीधा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ये कुछ एग्जांपल्स इसमें इंपॉर्टेंट है, हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक नोट पॉइंट है, उसको आपको ध्यान में रखना है कि इफ इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट तो ई कॉम्प्लीमेंट और एफ ये भी इंडिपेंडेंट होगा। ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ आर इंडिपेंडेंट एंड ई कॉम्प्लीमेंट एफ कॉम्प्लीमेंट आर आल्सो इंडिपेंडेंट। ठीक है, मतलब कोई दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स के जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे दे ऑल आर इंडिपेंडेंट। ओके ओके, स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/5, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो क्या होगा आपका आंसर बताओ। 3/25 सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, इंडिपेंडेंट गिवन है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। तो सिचुएशन समझो, पहला कार्ड निकाला, उसके ब्लैक होने की कितनी प्रोबेबिलिटी, हाँ या 26/52। सेकेंड कार्ड फिर से निकाला, उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 25/51। ये कौन सा रूल लगा, मल्टीप्लीकेशन रूल, जो कि मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया था। तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ए बॉक्स ऑफ oranges इज इंस्पेक्टेड बाय examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement। तो एक बॉक्स से 3 ऑरेंजेस निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। इफ ऑल 3 ऑरेंजेस आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, अदरवाइज रिजेक्टेड। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स कंटेनिंग 15 oranges out of which 12 are good, 3 are bad ones will approved for the sale। क्वेश्चन समझ गए या एक बार एक्सप्लेन करूं? 15 ऑरेंजेस हैं, उसमें से 12 गुड हैं और 3 बैड हैं। 3 एक के बाद एक करके सेलेक्ट करने हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अप्रूव्ड, मतलब ऑल 3 आर गुड। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ऑरेंज विल बी गुड क्वालिटी? 12/15। फर्स्ट ऑरेंज आपने सेलेक्ट किया, उसका गुड होने का चांस कितना हुआ? कितने गुड हैं आपके पास? 12। ऑल पॉसिबल कितने? 15। पहला ऑरेंज आपने निकाल लिया, सेकेंड टाइम फिर आपने ऑरेंज सेलेक्ट किया, तो अब आपके पास कितने गुड ऑरेंज है? 11, और सैंपल स्पेस में कितना है? 14। सो सेकेंड के लिए चांस कितना हो जाएगा? 11/14। थर्ड वाले में कितना हो जाएगा? 10/13। समझ में? मल्टीप्लीकेशन रूल। हाँ ठीक है, जो भी फिर न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। समझ में आया कंसेप्ट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसको ना इमीडिएटली बनाना बता रहा हूं मैं,
अगर मिस हुआ तो फिर ना मतलब कोई मतलब नहीं रह जाएगा, या फिर आपको फिर रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, और घर जाके बना लोगे ना तो अच्छे से हो जाएगा अभी के अभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड डाइस आर रोल्ड। फेयर कॉइन अनबायस्ड डाइस आर रोल्ड। Fair coin, unbiased dice are rolled. Let A be the event head appear on the coin, and B be the event 3 on the dice. Check whether A and B are independent or not. ऐसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। चलो इसको बनाओ तुम लोग खुद से। इंडिपेंडेंट है, ए और बी इंडिपेंडेंट है। A fair and an unbiased die is tossed. A fair coin and unbiased dice is tossed. A event A जो है क्या है? Head appears on the coin. तो probability of A क्या होगा? 1/2. B be the event 3 on the dice. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा? 1/6। ठीक है, अब बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालो और चेक करो कि क्या इन दोनों के इक्वल है या नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए आपको ए और बी को कंबाइन करके सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। तो सैंपल स्पेस क्या क्या होगा? H1, H2, H3 ऐसा करते हुए H6 तक, T1, T2 ऐसा करते हुए T6 तक। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद अगर आप देखोगे कि A इंटरसेक्शन B मतलब कि A क्या है? A है हेड आना, और B क्या है? 3 आना। 3 और हेड दोनों आना, सिर्फ एक ही होगा, दैट इज H3। समझ में आई ये चीज? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/12, क्योंकि 12 आउटकम्स है यहां पर, और ये टोटल ये, तो कितना हो जाएगा? 1/12। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/12। सो इट इज क्लियर दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, इट इज इक्वल, देयरफॉर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर हो गया सबको? ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, चेक करना इंडिपेंडेंस, तो आपको हमेशा ये वाले रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इरेज कर रहा हूं। हर्षित, इसी मेथड से बताया था या किसी और तरीके से बताया? नॉर्मल लॉजिक मत लगाना ना, हर बार नॉर्मल लॉजिक काम नहीं करेगा, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रहेंगे ना तो फिर वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए मैथमेटिकल रूल आप लोगों को याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। इट इज ए डाई मार्क्ड 1, 2, 3 इन रेड, 4, 5, 6 इन ग्रीन इज टॉस्ड। ठीक है, लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन। तो ए जो इवेंट है वो क्या है? द नंबर इज इवन। तो क्या हो जाएंगे ए के एलिमेंट? 2, 4, 6। फिर लिखा है बी बी द इवेंट द नंबर इज रेड। ठीक है, तो बी के एलिमेंट क्या क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, क्योंकि रेड से कौन कौन से मार्क्ड है? 1, 2, 3 मार्क्ड है। आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट, तो उसके लिए ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लो, वो कितना आ जाएगा? 2। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सैंपल स्पेस में 6 है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा? 3/6, दैट इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी कितना हो जाएगा? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? कितना होगा? 1/6 होगा ना। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है? 6। मैंने, तुम लोग एकदम बेसिक चीजें भूल जाते हो।
Probability of A intersection B is equal to number of element in A intersection B divided by number of element in sample space. So it is 1 divided by sample space में 6. ठीक है, so ये 1/6. So clearly probability of A intersection B is not equal to probability of A into probability of B, क्योंकि probability of A into probability of B कितना रहा है 1/4 और ये कितना रहा है 1/6. So the events A and B are not independent. Clear ये चीज? ठीक है, इरेज कर दो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. हो गया? टाइम हो गया क्या? 7:30 एग्जैक्ट हुआ. चलो एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट E and F are events with probability of E is equal to 3/5, probability of F is equal to 3/10, E intersection F is equal to this, E and F are independent or not. क्या होगा आंसर? They are not independent, clearly. ठीक है, कुछ चेक ही नहीं करना, इसमें सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Given that event A and B are such that probability of A is this, A union B is this, probability of B is P, find P if they are mutually exclusive. Find P if they are mutually exclusive. Mutually exclusive का मतलब क्या होता है? Mutually exclusive, इसलिए मैं पिछली क्लास में बताया था, लिखने बोला था. अगर कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो उनके इंटरसेक्शन क्या होता है? नल सेट, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0. समझ में आया? क्लियर? सो फर्स्ट केस में ये गिवन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना. फर्स्ट केस में ये गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0. इनडायरेक्टली ये गिवन है, समझ गए ना ये चीज. और आपको क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू p है और आपको p फाइंड आउट करना है. तो यहाँ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे. ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b. याद आया, लास्ट क्लास में पढ़ाया था. अब a यूनियन b की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/5. प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितना गिवन है? 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ b की जगह पे क्या आ जाएगा? p माइनस ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. और फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको p की वैल्यू मिल जाएगी. समझ गए ये चीज? सेकेंड पार्ट पे आ जाए. सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है? इंडिपेंडेंट. क्या इंडिपेंडेंट है? दे आर मतलब कि a एंड b. ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, मतलब सेकेंड पार्ट में उसने इनडायरेक्टली क्या दे दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. समझ में आया? कैसे निकालेंगे आगे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है? p, तो ये क्या हो जाएगा? p/2 हो जाएगा. समझ में? फिर उसके बाद फिर से वो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b. वैल्यू पुट कर दोगे. a यूनियन b की प्रोबेबिलिटी 3/5, a की प्रोबेबिलिटी 1/2, b की प्रोबेबिलिटी p, और इसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर आपने निकाला कितना है? p/2. फर्दर सॉल्व करो और आपको p की वैल्यू मिल जाएगी. समझ गए? ये भी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बता रहा हूं, मिस नहीं करना. ठीक है, नेक्स्ट. अच्छा, आज एक काम करते हैं, यहीं पर अपन स्टॉप करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा हुआ है. आगे और कुछ क्वेश्चंस हैं, सिर्फ क्वेश्चंस ही करने, एग्जांपल्स करने. सो आई थिंक आई विल टेक 2 मोर क्लासेस फॉर दिस. टिल देन आपको क्या करना है? ये पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है प्रॉपरली, और प्लस कुछ एग्जांपल्स मैं अभी आप लोगों को होमवर्क दे देता हूं, वो एग्जांपल्स भी कवर करने हैं. फिर उसके नेक्स्ट क्लास में
ज्यादा इश्यू नहीं जाएगा। एग्जाम्पल 8 बन जाएगा ये, एग्जाम्पल 8 बन जाएगा, मल्टीप्लीकेशन रूल से है। इजीली आप उसको आराम से पढ़ना, जो मैंने मेथड बनाया, जल्दी बनाओगे ना आज या कल में तो बन जाएगा, उससे ज्यादा लेट करोगे तो नहीं बनेगा। पेज नंबर 540, ठीक है। ये ना एनसीईआरटी की बुक मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, ओके। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 9, ये भी आप बना सकते हो, सिंपल है, 3 कार्ड्स और ड्रॉन, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10 बन जाएगा, आज जो हमने डिस्कस किया उसी से रिलेटेड है। एग्जाम्पल 11 इंडिपेंडेंट है या नहीं चेक करना है, अभी जैसे मैंने बताया उसी टाइप का है। एग्जाम्पल 12 बन जाएगा, एग्जाम्पल 12 भी इंडिपेंडेंट है या नहीं चेक करना है। 3 इवेंट्स है, 3 में से ई और एफ इंडिपेंडेंट निकलेंगे, बाकी 2 नहीं निकलेंगे, वो चेक कर लेना। 13 मैं बताऊंगा एंड 14 मैं बताऊंगा, ये 2 मैं बताऊंगा, बाकी सब आप लोगों को करने हैं, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इट, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट तो पूछ लो, साक्षी, विनायक।